मॉर्निंग। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे ये है बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। फॉर जेई मेंस, वेस्ट बंगाल जेई, नीट एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, द तेलंगाना सीईटी एंड आंध्र प्रदेश सीईटी, या जो भी कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बाइंडिंग एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई का क्वेश्चन है, रीजनिंग असर्शन है। और इसके लिए ऑल्दो एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए जो आपको नॉलेज चाहिए काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए। और इसको पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद पहले मैं बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, और फिर एक क्विक रिमाइंडर कि कैसे, रिवीजन रादर, और बाइंडिंग एनर्जी हम कर लेते हैं। सो ये रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन है, और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है द कर्व बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ड्रूप्स एट हाई मास नंबर एज वेल एज एट द लो मास नंबर। राइट, ड्रूप्स का मतलब नीचे की तरफ झुक जाता है, ड्रूपिंग बोलते हैं उसको, जैसे हम झुक गए नीचे। राइट, तो ड्रूपिंग। अब जो इसने असर्शन दिया है और एक इसने रीजन दिया है, रीजन ये दिया है कि जो न्यूक्लियर विद मिडल मास नंबर्स फ्रॉम 30 टू 170 हैव हायर बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन। ओके, तो आपको पता लगाना है कि बोथ ए एंड आर आर राइट। ये चार चॉइसेस यूजुअल चॉइसेस हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ नहीं दिया हुआ। राइट, इसका मतलब है जब आप पेपर के लिए जाएंगे तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का चार्ट याद होना चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं जहां पे बाइंडिंग एनर्जी आएगी, वहां पे आपको ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का चार्ट है ये आना चाहिए। पहली टिप मैं आपको दे रहा हूं, मेमोराइज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और मैं आपको पर न्यूक्लियन बता रहा हूं क्योंकि बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि ग्राफ इज बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी और इज द ग्राफ बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो दो ग्राफ है, एक देखिए बाइंडिंग एनर्जी, दो टर्म्स हैं, एक है बाइंडिंग एनर्जी और एक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट इज अवर फोकस। राइट, ये एक स्पेशल टाइप का टर्म है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी किसी चीज की ज्यादा हो सकती है, राइट, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। जैसे यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम की ज्यादा नहीं है। वो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ये आयरन और निकल, इनकी बहुत ज्यादा होती है। राइट, यू कैन सी पर न्यूक्लियन बेसिस पे सबसे ऊपर आयरन को दिखाया जाता है और निकल को भी दिखाया जाता है। राइट, सो पहली बात तो क्लियर कर लीजिए, ग्राफ याद करके जाना आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। इस ग्राफ को आप याद कर लें। ओके, तो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं और आप इसको याद रख लें। फर्स्ट थिंग इज टू मेमोराइज दिस ग्राफ। इसकी शेप आपको बनाने आनी चाहिए, इसको लेबल भी करने आना चाहिए आपको, जिस तरह से लेबल्ड है देखिए। राइट, स्टेबिलिटी वाले जो रीजन है उसके अंदर ज्यादातर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, जो स्टेबल न्यूक्लियस है, राइट, वो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन उनका जनरली वैल्यू रहता है। इस तरफ वो ड्रूप कर रहा है, यस कर रहा है, और इस तरफ भी वो ड्रूप कर रहा है, कर रहा है। तो करीब 30 के बाद आप देख लीजिए, ये 30 है और ये 170 है। राइट, तो अगर आप बात करते हैं 170 के बाद और 30 से पहले, राइट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। उसने लिखा है कि द मास नंबर जो है जहां पे ड्रूपिंग है वो है ए ग्रेटर देन 170 पे ड्रूपिंग है, झुका हुआ है, और ए लेस देन 130 पे भी झुका हुआ है, और बीच में एक स्टेबिलिटी का रीजन है। ओके, आंसर नहीं दे रहा मैं अभी आपको, लेकिन मैं पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता था जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे बाइंडिंग एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूमेरिकल भी आता है इसके ऊपर। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, दिस वन एटॉमिक्स यूनिट ए यू, जिसको
कार्बन के एक एटम का 1/12 द मास बोलते हैं इज दिस मच। ये फिगर भी आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज 1 U। देखिए प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मास ये है, इलेक्ट्रॉन का ये है, न्यूट्रॉन का ये। ओके, अगर आपको ये याद है तो बहुत बढ़िया है, पेपर में दिया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं दिया तो ये भी आपको पता होने चाहिए। आई नो आई एम आस्किंग टू मच की याद करके चाहिए, लेकिन आप ही का फायदा है इसके अंदर। पूरा चैप्टर इसी बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर, क्योंकि जेई मेंस, वेस्ट बंगाल जेई, बिटसेट और नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, राइट। कई बार एक्सपेक्टेड होता है कि ये वैल्यूज आपको याद हो जाए। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक क्विक रिमाइंडर कर लेते हैं। कार्बन का आपका न्यूक्लियस जो है, राइट, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं क्योंकि दे आर पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हैज टू बी देयर, लॉट ऑफ रिपल्शन इज देयर, लेकिन फिर भी ये इकट्ठे हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि दीज प्रोटॉन्स वाइल दे आर पॉजिटिवली चार्ज रिपेल ईच अदर, दे स्टिल आर एबल टू स्टे इनसाइड अ न्यूक्लियस इन अ वेरी स्टेबल मैनर। कैसे हो जाता है ये? इसका कारण है बिकॉज दे हैव समथिंग कॉल्ड एज अ बाइंडिंग एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो इनको बाइंड करके रखती है। लेकिन वो बाइंडिंग एनर्जी आती कहां से है, राइट? अगर आप ये एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर टोटल मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकाला हुआ है, राइट, दिस इज द टोटल मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और जो कार्बन का एक एटम है उसका मास तो 12U होता है, तो मैं यहां 12U लिख देता हूं। तो एक साइंटिस्ट था, उसने जो टोटल मास एक्सपेक्टेड था, मान लीजिए 6 प्रोटॉन इंडिपेंडेंट है, 6 न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंट है और 6 इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है, इनका इंडिपेंडेंट मास अब ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, सो दीज मासेस आर नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये बाहर है। अब इन सबसे ही तो कार्बन बना है, राइट? तो आपने इन सबको इकट्ठा करके एक कार्बन का न्यूक्लियस बना लिया, और कार्बन का न्यूक्लियस का जब आपने वेट लिया, सो दैट इज 12U, राइट? इसका मतलब है आपका जो 0.098940U है वो कहां चला गया, राइट? हैज इट वेनिस्ड, हवा में उड़ गया क्या? उड़ा नहीं है। इस क्वांटिटी को जो एक इंडिपेंडेंट, मान लीजिए ये 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े हुए हैं, इन सबको आपने इकट्ठा करा और एक कार्बन के एटम के अंदर डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट? ऐसे आपने बना लिया इनको, और आपने देखा कि इसका जो मास है वो कम हो गया है, राइट? इट हैज बिकम 12, जबकि वो अकेले अकेले जब पड़े थे देन द मास वाज 12.098। तो ये 0.098 का जो घटा हुआ, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, राइट? मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। और आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि एनर्जी और मास आपस में चेंज होते हैं, तो एनर्जी इज गिवन बाय मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय c²। मास डिफेक्ट आपने निकाल लिया है, ये इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए इसकी मदद से, राइट? यू नो व्हाट इज 1U, ये भी U के अंदर है। तो आपका E इज इक्वल टू डेल्टा M, जो आपका 0.098 ले लेते हैं, 94 इंटू 1.6606 किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, इंटू c², 3 इंटू 10⁻⁸। इसको सॉल्व करते जाइए आप। इसको सॉल्व करने के बाद व्हेन यू सॉल्व इट यू मे गेट सम वैल्यू, मे बी 72। इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और आपको कुछ देखिए ये चार्ट भी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर है बाइंडिंग एनर्जी का, राइट? तो एंड देन यू कैन कैलकुलेट डिवाइडेड बाय 12 एंड यू विल गेट द पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, राइट? ये मैं रफली आपको बता रहा हूं। तो मास जो गायब हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर से, दैट डेल्टा जो मिसिंग मास है वो कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिसकी वजह से ये सारे प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर स्टे कर पाते हैं, राइट? 6 न्यूट्रॉन और भी हैं, 2 3 4 5 6। तो ये आपका एक न्यूक्लियस है कार्बन का, लेकिन इंडिपेंडेंटली उनका मास था 12 पॉइंट, ये वाला मास इनका है, और ये जो 12 मास है वो एक कार्बन एटम का है, राइट? अब आप बात करें ध्यान से तो आप ये नोट करेंगे, तो ये तक देखिए क्विक रिवीजन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वो रीजन है कि न्यूक्लियस बनते हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होते हैं और कुछ न्यूक्लियस कम स्टेबल होते हैं,
और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का चार्ट वही दर्शाता है। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो ड्रूपिंग जो है बेसिकली वो ये बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी इस तरफ 170 के बाद, सॉरी 170 के बाद, इस पॉइंट के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिर जाती है, और लेस देन 30 में भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिर जाती है। और रीजन देता है कि जो 30 से 170 वाले हैं जो इस रीजन के अंदर हैं, दे आर मोर स्टेबल। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। The curve between the binding energy versus droops at so and so. The reason is the nucleus with middle mass numbers from A 30 to 170 have higher binding energy per nucleon, right? तो अब ग्राफ, अगर आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है, then you can say that the answer is B. This is correct, right? बाइंडिंग एनर्जी लेफ्ट साइड पे 30 से कम में ड्रूपिंग हो रही है, और 170 के पास भी ड्रूपिंग हो रही है, और बीच का जो एरिया है, दैट मिडल एरिया इज एक्चुअली द स्टेबिलिटी एरिया, राइट? वो वहां पे स्टेबल है एक्चुअली। तो ये अगर आपको ग्राफ आता है, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है, और ये आप समझते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग क्या है, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल फॉर यू। बहुत सारे बच्चों को एक ग्राफ नहीं आता, फिर उनको ये दे स्ट्रगल कि कहाँ पे अनस्टेबिलिटी का रीजन था। देखिए यहाँ पे इन्होंने मार्क करा, मैं आपको एक और ग्राफ दिखा देता हूँ, राइट? यू कैन सी द एरिया ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट? ऑल्दो हमारे क्वेश्चन के अंदर हम 130 लगभग, अगर मैं बात करूँ यहाँ से हम बोल रहे हैं कि ड्रूपिंग है, इस एरिया को जो 30 है, मान लीजिए ये 50 है एंड दिस इज 30, राइट? ये वाला जो एरिया है, दिस इज ऑलमोस्ट 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रीजन। तो ये स्टेबिलिटी का है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑब्वियसली यहाँ पे है, जहाँ पे मैंने आपको बोला निकल और आयरन। तो इसीलिए जब रिएक्शंस होते हैं, मान लीजिए फिशन रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर मान लीजिए यूरेनियम टूटता है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा स्टेबल आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आयरन और निकल, राइट साइड पे, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। यूरेनियम तो बहुत बड़ा होता है और वो फिशन वाले रीजन में होता है। सो राइट साइड पे जो ड्रूपिंग एरिया है, दैट इज फिशन, जहां पे बड़े न्यूक्लियस जिनकी बाइंडिंग एनर्जी लो है वो टूटना चाहते हैं, और टूट के वो छोटे प्रोडक्ट बनना चाहते हैं, वो वाले प्रोडक्ट बनना चाहते हैं जहां पे उनको ज्यादा स्टेबिलिटी मिले पर न्यूक्लियन बेसिस पे। और अगर हम बात करें इस साइड की, सेम इज द केस, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो जुड़ना चाहते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ फ्यूजन, और फ्यूज करके वो हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की तरफ जाना चाहते हैं। तो ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है, बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन आ सकती है। बहुत सारे बच्चों को मान लीजिए कन्वर्जन ही नहीं आती कि व्हाट इज 1U, they don't know this, they don't know the values of proton. Very small and simple elementary things which you forget can cost you your rank। अगर आपने छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखा, देखिए ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, आपने ध्यान नहीं रखा, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चार्ट होता है, पर न्यूक्लियन का चार्ट होता है, यहाँ पे एटॉमिक मास आता है, ग्राफ कैसा होता है, तो ड्रूपिंग कहाँ पे हो रही है, तो ग्राफ को स्टडी ध्यान से करें कि कहां पे ड्रूपिंग वाकई में हो रही है। तो अगर आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितना ही आसान क्वेश्चन हो, लेकिन पीछे बैकग्राउंड होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया। मेरे इस चैनल के ऊपर एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर और न्यूक्लियस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी दे रखे हैं, 2 प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, आप उनमें जाएं, देखें, स्टडी करें, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल और थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, और सारे न्यूमेरिकल को डिटेल में देखिए। मैं अपने आंसर नहीं लिखता, मैं एक्चुअली सारा आंसर समझाता हूं कि ऐसा हुआ क्यों, जिससे कि अगर आपको कोई मिसिंग पॉइंट आपके दिमाग में है वो भी आपको याद आ जाए और आपकी एग्जाम में हेल्प हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।